जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास होगी वो प्राचीन भारत के इतिहास के हम लगभग 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उनमें जैसे कॉलेज लेक्चरर में ये पिछली बार पूछे गए थे वो क्वेश्चन है, उनमें क्या कमियां आज भी आरपीएससी ने कुछ गलतियां मान रखी है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, और कोई संशोधित की है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो वेबसाइट पे उनकी की अवेलेबल उसके हिसाब से तो आज भी उनके कुछ क्वेश्चन है वो गलत है आपके। तो आज जो हम प्राचीन भारत के प्रश्नमाला पर चर्चा करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी में भी इसी लेवल के आपके क्वेश्चन इस बार आए हैं, तो ये आपके लिए यूपीएससी वालों के लिए भी उपयोगी है, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, और जो आपके स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो ये 50 क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे और हम लोग आगे टेस्ट सीरीज या इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों के प्रत्येक टॉपिक पर भी इसी तरह सॉल्व करवाऊंगा, जैसे सिंधु घाटी वैदिक पे अपन ये अभी जल्दी शुरू करेंगे, तो आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो जाएगा। और क्वेश्चन तो वो होते हैं जिससे सॉल्व करने से पूरा आपका चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये नहीं होते सिंधु घाटी में कि चार्ल्स मैसन ने कब खोज की, इससे चीज़ें पता नहीं चलती। क्वेश्चन इस तरह के होने चाहिए कि पूरा आपका चैप्टर उन्हीं क्वेश्चन के अंदर आ जाए। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो इसी तरह की कुछ क्वेश्चंस थे जिन पर आज अच्छे से अपन डिस्कशन करेंगे। आप लोग देखो कि कौन कौन सी चीज़ें है। प्राचीन भारत में जो है आपके पाषाण युग से लेकर आपके मौर्य गुप्तोत्तर काल तक 750 ईस्वी तक की चीज़ें आज इसमें शामिल है। 50 क्वेश्चन है और इन 50 क्वेश्चन के किस तरह के क्या आंसर होते हैं या कहाँ से चीज़ें पूछते हैं, इन सब चीज़ों पे अपन डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके अपन लेंगे ये पहले प्रश्न। तो आपका सबसे जो पहला प्रश्न है ये स्कूल कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ आपके पिछली बार वाला पेपर है। इसमें पहले हम प्राचीन लेंगे 50 क्वेश्चन, फिर मध्यकाल, फिर इतिहास लेखन के 50, फिर आधुनिक के 50 और फिर राजस्थान के, इस तरह से पूरा करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी रहे। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके देखो कि वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था। तो आप लोगों ने 16 महाजन पढ़े हैं। 16 महाजनपदों में 14 में आपको पता है राजतंत्र था और 2 में आपको पता है गणतंत्र था। 2 कौन से थे? एक तो आपके वज्जी थे और एक आपके मल थे। मल 2 थे, एक तो आपके कुशीनगर के मल और एक आपके पावा के मल। इसी तरह वज्जी जो थे उसमें आपके 8 गणराज्य थे, लिच्छवी, छाक्य वगैरह जिसको अपन पढ़ते हैं, कपिलवस्तु के छाक्य, लिच्छवी, कोलीय, इस तरह के 8 गणराज्यों का जो समूह था वो आपके वज्जी गणराज्य कहलाता। टोटल जो थे हम पढ़ते हैं कि 10 गणराज्य थे। तो ये जो 8 गणराज्य थे ये आपके वज्जियों में शामिल थे जिनकी राजधानी वैशाली थी। और मल जो थी उनके 2 प्रकार के उनके भाग थे, एक तो कुशीनगर राजधानी वाले और एक पावा वाले। तो इसमें जो अपना आंसर है वो यही है, आरपीएससी ने भी यही माना था आपके कि वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अपने आरएस और यूपीएससी में भी इसी तरह के पूछते हैं, ध्यान रखना है। सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था। तो इसमें आपके जो है रफीक मुगल जो थे इनका योगदान महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1997 में यहाँ पे बड़े पैमाने पर उत्खनन किया और इन चीज़ों के बारे में पता लगाया। ये जो अहमद हसन दानी है इन्होंने बामियान, तक्षशिला इनकी भी खोज की थी। रफीक मुगल ने भी तक्षशिला और इस चीज़ों के बारे में भी उत्खनन किया था। आपके वाकणकर जो थे भीमबेटका से संबंधित है, और रेमंड आलचिन जो आलचिन दंपति है उन्होंने प्रागैतिहासिक संस्कृति अपने राजस्थान में स्वती संस्कृति इनसे जो संबंधित है वो आपके आलचिन है। तो इसमें हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो योगदान यहाँ पे है वो रफीक मुगल का है 1997 में। फिर आपके क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित सैंधव स्थलों को भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की तरफ व्यवस्थित करो। तो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं ढंग से, ये आप देखो कि ये स्थल कौन से है। तो भगतरा ये रहा आपके सबसे नीचे, यानी भगतरा हुआ, फिर यहाँ पे महगम हुआ, फिर आपके राखीगढ़ी हुआ और फिर आपके आलमगीरपुर हुआ। तो ऐसे जब आप पढ़ते हो तो मैप का विशेष तौर पे ध्यान रखो। प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, सिंधु, ताम्रपाषाण, महाजनपद, मौर्यकाल, बंदरगाह, इनकी लोकेशन आपको पूछेंगे, चाहे वो कॉलेज प्रोफेसर हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो।
चाहे यूपीएससी मेंस हो जिसमें आपको पूछते हैं, तो ये लोकेशन आपके लिए बहुत ध्यान रखनी है। ये जो है उपिंदर सिंह वाली जो बुक है वो है, उसका पार्ट है, आप उस बुक को भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे साइट्स दी हुई है, जैसे सोमनाथ, पादरी, रंगपुर, लोथल, यहाँ नागवाड़ा, कुंतासी, राखी गड्डी यहाँ है, तो बनवाली ऊपर है, कालीबंगा और आलमगीरपुर लगभग एक जगह है। अगर बनवाली पूछते तो आपके लोकेशन ऊपर आती आलमगीरपुर से। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये जो मैप है आपके, ये काफ़ी हद तक काम आएंगे, जिनको हमें देखना है। नौशा रोड, डाबरकोट, आपने कई नाम सुने ही नहीं है, अगर ढंग से मैप में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये भी जगह है क्या, जैसे सरमीडम्ब, मेही, पांडीवाही, पठानीडम, नारूवरोदडो। तो इस तरह के कुछ है, घेरो भेरो, कुछ नई उत्खनन है, या कुछ ऐसे छोटे जो गोण आपके है वो पूछ सकते हैं। ये जो गोण थे उसमें ये मेहगम जो है वो, अगर मालवन पूछते तो और नीचे था। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो मैप वाला जो पोर्शन है वो आपको ध्यान रखना है। तो इस आंसर में क्या होगा, तो सबसे नीचे आपके भगतराव, फिर महगम, फिर राखी गढ़ी और फिर आलमगीरपुर। फिर जो अपना क्वेश्चन आया वापस महाजनपदों की, गणराज्यों की राजधानियां, या गणराज्य नहीं होके यहाँ आपके ये राजतंत्र है, जिसमें एक आपके पूरा ये चारों के चारों जो है वो राजतंत्र है। यहाँ गणराज्य गलती से लिख दिया एग्जामिनर ने, तो ये गणराज्य नहीं है, इनकी राजधानियां सुमेलित करनी थी अपने को। तो आप लोगों को पता है गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, अंग की चंपा थी, सूरसेन की मथुरा थी, और कौशल की श्रावस्ती थी। तो इसमें आपके ये इस तरह से इसका आंसर होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपके जैन बौद्ध धर्म से संबंधित था, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अपने को वो पता लगाना जो सत्य नहीं है। स्थिरवादी जैनों का संप्रदाय था, तो अपन पढ़ते हैं कि स्थिरवादी या थेरवादी, और दूसरा महासंगिक। ये दूसरी बौद्ध संगीति में आपके बौद्ध धर्म के दो भाग बने थे, तो जैनों से नहीं है, तो पहला ही सत्य नहीं है, तो बाकी सत्य है। निकाय बौद्ध ग्रंथ धर्म से है, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, पिटक साहित्य जो था, और महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमागधी, जिसको हम प्राकृत भाषा भी कहते, बाद में सौरसेनी अपभ्रंश भाषाओं का जो विकास है इसी से हुआ, तो इसमें उन्होंने दिए है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं। फिर आपके एक क्वेश्चन आता है कि संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था। जो संगम साहित्य है उसमें आपके कई नाम मिलते हैं, जैसे आपके मलवर है, जो आपके डाकू होते थे उनको कहते थे, एनियर जो था शिकारियों को कहते थे, पुलियन तो रस्सी खींचने वालों को कहते थे। तो इस तरह के नाम मिलते हैं। वेलाल है वो आपके वेलार किसान होते थे, वेनिगर जो थे वो आपके व्यापारी होते थे। ये आपको कैसे श्रीवास्तव वाली बुक में भी मिल जाएगा। योद्धा वर्मन होते थे। तो इस तरह की चीजें आपको उस बुक में मिलती है, ध्यान रखना आपको कि व्यापारी वर्ग किस नाम से जाने जाते। हाँ, व्यापारियों के समूह जो थे वो अलग नाम थे, जैसे मणिग्रामम, एओल वाले, अयावोले, नाना देसिम। तो इस तरह वो व्यापारियों के समूह थे, वो जो दूसरे देशों में जाते थे या किसी पर्टिकुलर जगह से जुड़े हुए थे, तो वो व्यापारिक समूह थे। और ये आपके एक पर्टिकुलर व्यापारी लोग थे, उनको कहा जाता था वेनिगर। तो यहाँ पे जो है अपना आंसर ये होगा। फिर हमारा एक क्वेश्चन था कि भारत में किसके नेतृत्व में एएसआई ने सर्वप्रथम उत्खनन। उससे पहले एक क्वेश्चन और है, ये इसका भाग आया नहीं। हाँ, वो क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पूरा पाषाण काल के विषय में असत्य है। पूरा पाषाण युग यानी पैलियोलिथिक एज जो था, मध्य पाषाण से पहले वाला, उसमें कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी बदल जाती है। इसलिए बदल जाती है कि आपके पूरा पाषाण कालीन स्थल समस्त भारत में फैला हुआ था, तो डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया। पूरा पाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों में सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। जब हम पूरा पाषाण युग की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरा पाषाण युग के 3 भाग हैं, निम्न, मध्य और आपके उच्च पूरा पाषाण। और ये जो भाग है निम्न पूरा पाषाण भाग अधिकतर शिवालिक घाटी और दक्षिण भारत में है। मध्य पूरा पाषाण युग भी आपके राजस्थान और ये जो भाग है पश्चिमोत्तर भाग वाला भाग उसमें फैला हुआ है। और उच्च पूरा पाषाण युग के बारे में भी यही बात सही है। कुछ भाग भीमबेटका, विंध्यन पर्वतमाला इस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो
तो ये जो भाग है गंगा और सिंधु के कछारों में, गंगा वाले भाग में मध्य पाषाण युग की ज्यादा आपके उत्खनन मिलते हैं, जैसे सराय नाहर है, महदाहा है, दमदमा है। तो वो आपके मध्य पाषाण और नव पाषाण में कोल्डी हवा वो चीजें उस युग से जुड़ी हुई है, तो पूरा पाषाण युग से जुड़ी हुई नहीं है। पूरा पाषाण कालीन स्थल मारवाड़ में मेवाड़ से प्राप्त हुए। आप राजस्थान वाला मैंने एक वीडियो पाषाण युगीन प्रागैतिहासिक संस्कृतियां डाल रखा, वो देखो, उसमें सारा बताया हुआ है। कदमली घाटी, बेडस, बागन, सोजत, जाडन, कानवास, डीडवाना, ये सारी चीजें जो है पूरा पाषाण युग की जो है वो आपके राजस्थान वाले लूनी उद्योग, लूनी संस्कृति बिल्कुल यहाँ पे मिलता है। संगी तालाब और आपके ये बाग डीडवाना, यहाँ पे पूरा पाषाण युग के तीनों चरणों के जो है वो आपके प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरह से ये चीजें देख सकते हैं। तो इसका जो है वो दूसरा जो है ये आपके गलत है। इसी तरह किसके नेतृत्व में जो ASI है, जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आपके 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने स्थापित की थी। 1872 में जो आपके कनिंघम थे वो इसके पहले महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। लेकिन जो कनिंघम थे उन्होंने, कई बुक्स में आपको दोनों ही मिलता है कि कनिंघम ने भी पुरातात्विक उत्खनन किया था और मार्शल ने भी पुरातात्विक उत्खनन किया था। यहाँ पर भी ये प्रश्न जो है अगर आप विवादों के घेरों में लाए तो लाया जा सकता है कुछ बुक्स के हिसाब से। लेकिन जो कनिंघम थे उन्होंने ज्यादातर जो समय था अपना उत्खनन पे नहीं देकर चीजों की खोज करने, उनको सुरक्षित रखने, इस पे ज्यादा ध्यान दिया। वो उत्खननकर्ता में या उत्खनन में उनका कम विश्वास था और इन्होंने सिर्फ पता लगाया था, यानी कि वो खोजकर्ता के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। और एक तरह से उनका पता लगाना, टीलों का, उनके बारे में जानकारी लेना, उनका पूरा प्रोजेक्ट बनाना, इस पे उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था। और मार्शल के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर उत्खनन भारत में पहली बार हुआ था, इसलिए इसमें आंसर RPSC ने मार्शल को सही माना था आपके। तो 1902 में मार्शल को कर्जन ने नियुक्त किया था महानिदेशक के पद पर। फिर उन्होंने 1904 में जो आपके पुरातात्विक वस्तुएं थी उनको सुरक्षित रखने के लिए इस पुरातात्विक विभाग का पुनर्गठन किया एक तरह से। और बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन है उन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का जो है वो आपके खुदाई की थी। तो इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? आपको हर किताब में मिल जाएगा ऐसा एक हल का आपके आकृति का मॉडल जो है वो आपके बनवाली से मिलता है। तो बनवाली में अपन देख सकते हैं कि हल के मॉडल का प्रमाण मिलता है आपके। फिर है कि वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। अब इसमें पहले थोड़ा अपन इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ लिखा हुआ सेल्ट्स न कि इंडेक्स। सेल्ट्स इज द चीफ टूल टाइप। तो सेल्ट्स जो होता था आपके, जो कुल्हाड़ियां होती थी एक तरह से धातु की, वो नवपाषाण युग से संबंधित है। अगर यहाँ इंडेक्स होता तो पूरा पाषाण युग में भी निम्न पूरा पाषाण युग होता आपके। हिंदी में कुल्हाड़ी लिखा है इसलिए वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। नवपाषाण युग में घर्षक और पॉलिश युक्त उपकरण बिल्कुल थे आपके। मुख्य उपकरण कुल्हाड़ी था। अगर ये सेल्ट शब्द है तो बिल्कुल था। पिछले युगों की तुलना में मर्दबाण निर्माण की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और अन्न पर बढ़ती निर्भरता। तो ये भी सही। RPSC ने इसको गलत माना आपके कि पिछले युगों की तुलना में मर्दबाण निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति। अब यहाँ पे भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि मध्य पाषाण युग में चौपानी मांडो जो जगह थी वहां पे कहते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने मर्दबाण मिले लगभग 9000 BC। और 9000 BC जो है वो मध्य पाषाण युग था, न कि नवपाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग से नवपाषाण युग में फिर मर्दबांडों के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई। पहले सामान्य बने, फिर चाक पर बने। और ये जितने भी अपन प्राक सैंधव संस्कृतियां जो नवपाषाण कालीन मानी जाती है, कोट दीजी के जो मर्दबांड है, कुल्ली नाल उनके जो गेरुए मर्दबांड जो है, पांडुए रंग के मर्दबांड है, उससे ज्यादा उत्कृष्टता मर्दबांड के निर्माण में नहीं देखी गई है। इसीलिए ये जो तीसरा था ये भी अगर इतिहास की पुस्तकों के हिसाब से माना जाए तो सही है। अब RPSC ने किस हिसाब से इसको गलत माना वो वही जाने। बाकी इसके चारों ऑप्शन जो थे वो आपके सही होने थे। तो यहाँ पर उन्होंने गलती की है और वो गलती अभी तक चली रही है आपके। फिर एक गलती अगली है, वो भी आप देखो ढंग से कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथनों में से कौन सा कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य है? अब अपने को राइट जो स्टेटमेंट है वो देखना है। देखो, सैंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास प्रणाली पर आधारित नहीं थी।
जबकि सेंधव नगर योजना ग्रिड पैटर्न पर थी, जिसको ऑर्थोंगल कहते हैं अपन, ऑर्थोंगल ग्रिड कहा जाता है। और ऑर्थोंगल ग्रिड के प्रमाण हर जगह मिलते हैं। ये भी आप देख सकते हो, समकोण पे काटती है, भवन जो है आयताकार खंडों में विभाजित करती थी, तो यही तो था सुनियोजित नगर सुरक्षा दीवार। पूरा हर किताब में आपको मिलता है, आप आज तक बचपन से पढ़ते आए हो कि सिंधु घाटी की जो नगर योजना थी वो आयताकार पैटर्न पे थी, और जो सड़कें थी वो उसको एक तरह से ग्रिड में विभाजित करती थी, तो आयताकार ग्रिड होता था आपके, जिसको ऑर्थोंगल ग्रिड कहा जाता है। तो ये बिल्कुल कथन सही है, इन्होंने गलत माना इसको। हड़प्पा में मिलती है, बनवाली और चनोदड़ो में मिलती है, सारी पुस्तकों में आप पढ़ो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, ग्रिड विन्यास मिलती है, इसने कहा नहीं मिलती है, यानी कि ये दो कथन तो सही है नहीं। अनेक स्थलों से पक्की ईंट के प्रमाण नहीं मिले हैं, जैसे कालीबंगा वगैरह में नहीं मिले, तो यहाँ पे बात सही है। कहीं जो आपके घग्गर आकरा बेसिन चोलिस्तान में पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं के बराबर मिले हैं। हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता, किंतु यह प्रमुख रूप से प्रयोग नहीं हुई, क्योंकि जो बड़े नगर भवन उन्हीं में हुआ है, छोटे जो घर थे उसमें छोटे निर्माण या जो आम लोगों के निर्माण थे उसमें आपके कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो सही होना था वो आपके होना था सी और डी। और अब इन लोगों ने, आरपीएससी ने इसमें चारों को आपके माना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ये चारों सत्य है, तो इस हिसाब से तो सत्य नहीं है, आपको देख सकते हो। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में गांवों की संख्या कितनी थी? जो बुद्ध घोष जो आपके पुस्तक है बौद्ध धर्म ग्रंथ, उसमें लिखा हुआ है कि बिंबिसार का जो साम्राज्य 900 मील में फैला हुआ था और उसमें 80,000 गांव थे आपके, तो इतना इसमें लिखा हुआ मिलता है। जो महावग जातक है वो कहती है कि बिंबिसार की परिषद में 80,000 गांव के प्रतिनिधि भाग लेते थे, तो यहाँ पे ये भी सही है आपके, तो 80,000 गांव जो है वो सही है। तो इन दोनों में जानकारी मिलती है, अपन देख सकते हैं। किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है, जिसमें ऐतिहासिक जानकारियां मिलती है? तो मत्स्य और जो वायु पुराण है जिसमें ऐतिहासिक वंशावली चरित्र ज्यादा मिलता है, तो वो आपके एक तरह से पुरातन इतिहास कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका आंसर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत इजी क्वेश्चन था कि किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में विभाजित है? तो आप सभी जानते हो धोलावीरा जो है वो आपके 3 भागों में था, बाकी 2 भागों में थे, पश्चिम और पूर्व। और कुछ जैसे लोथल है, कोट दीजी है, आमरी है, वो प्राग ऐतिहासिक चरण में अविभाजित नगर भी माने जाते हैं आपके। हर्षोत्तर काल में पूर्वी भारत का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? अब देखो, ताम्रलिप्ति जो था वो 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर, यानी महाजनपद से लेकर और फाइयान हेनसांग उनके समय तक और हर्षोत्तर काल तक, राजपूत युग तक भारत का एक प्रमुख, और उसके बाद तक आपके प्रमुख बंदरगाह रहा है वो आपके बंगाल में तामलुक या ताम्रलिप्ति था, जिसको तामलुक कहते हैं। वर्तमान में जो तामलुक है वो आपके, तो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था वो आपके पूर्वी भारत का मुख्य बंदरगाह था। कलकत्ता तो बाद में बसा, अंग्रेजों ने बसाया था। और साल्यूर और एरिकमेडु ये संगम युग में थे। एरिकमेडु पश्चिमी तट पर था और साल्यूर जो था वो संगम युग का माना जाता है। तो आपको इस युग का अगर प्रमुख बंदरगाह तो वो कौन सा है? ताम्रलिप्ति है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संगम साहित्य के विषय में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कि संगम साहित्य की रचना 3 से 4 शताब्दियों में पूर्ण हुई। तो नीलकंठ शास्त्री और इन लोगों ने लगभग 150 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक जो है 400 साल का जो काल है उसको संगम साहित्य का एक काल माना है। संगम साहित्य मुख्यतः 2 मुख्य वर्ग थे, पट्टिन किलंकु, कील किणंकु, पुत्तु पातु, एतु गातु, ये जो थे 10 गीत, 18 प्रबोधनात्मक ग्रंथ, और इसमें विभाजित था। यहाँ भी सही है। संगम साहित्य धार्मिक नहीं है, क्योंकि इसमें नायक नायिकाओं को समर्पित प्रशस्ति गीत मिलते हैं, इसलिए इसका जो भाग है तीसरा जो है वो आपके सही नहीं है। तो इसका आरपीएससी ने भी सही माना आपके, ये थर्ड जो है वही नहीं है। फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मृत भांडों से संबंधित, और यहाँ पर इन मृत भांडों में भी आपके ऐसी ही बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी गलतियां हुई है कि गेरिक मृत भांड ओसीपी, आप किसी भी बुक में देखोगे जो साइपेई जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे जो ओसीपी मृत भांड मिले हैं
वो ताम्रपाषाण संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। हाँ, एक आपके एच.एन. सिंह करके थे, उनका एक कोटेशन उपिंदर सिंह वाली बुक में मिलता, जिसमें उन्होंने कहा कि ओसीपी किसी पर्टिकुलर संस्कृति से संबंधित नहीं है, लेकिन किसी भी उसमें यह कहा कि कृष्ण लोहित मर्दबांड किसी भी विशिष्ट संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ओसीपी जो है वो आपके ताम्रपाषाण संस्कृतियों से जुड़े हुए, नहीं कि आरंभिक वैदिक काल से। तो ओसीपी आरंभिक वैदिक काल से नहीं है। इसमें जो आरपीएस ने आंसर माना है वो आपके ये मानना है कि जो सी में आपके 3 है, तो सी में 3 ये, और ए में 1 आरंभिक वैदिक काल, 2, 3 और 4, इसी तरह से इसको सही माना पहला। लेकिन इसमें हम ऑब्जेक्शन इस वजह से करते हैं कि गैरिक मर्दबांड जो थे वो आरंभिक वैदिक काल से संबंधित नहीं थे। आरंभिक वैदिक काल का क्या मतलब हुआ यहाँ? अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल के 2 भाग थे, जिसको एक को हम बोलते हैं ऋग्वैदिक यानी आरंभिक वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। आरंभिक वैदिक काल का तो मतलब यही हुआ। हाँ, वैदिक काल से पूर्व लिखते तो अलग बात होती, क्योंकि ताम्रपाषाण संस्कृतियों का चरण वो था। आरंभिक वैदिक काल जो है ऋग्वैदिक काल, उसमें जो मुख्यतः मर्दबांड मिलते हैं वो आपके ये मिलते हैं, कृष्ण और लोहित, बी एंड आर, जो आपके काले और लाल मर्दबांड मिलते हैं। तो फिर आपके ये आंसर कहाँ से सही होगा? दूसरा, उत्तरी काले चमकीले, ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो कृष्ण लोहित मर्दबांड मैंने कहा, इसमें कोई आपके एच.एन. सिंह है, उनकी जो कोटेशन को उन्होंने माना है, उपिंदर सिंह वाली बुक में एक पूरा दिया हुआ, उसमें कहा कि इनकी कोई विशेष संस्कृति से संबंधित नहीं थे। लेकिन बात पुरानी कहीं और भी बुक है आपके, पुरातत्व विमर्श वगैरह, उनमें आप देखोगे तो उल्टा लिखा हुआ है ओसीपी के बारे में, वो की वो लाइन लिखी हुई है। तो ये जो भाग था, ये जो क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल एक तरह से विवादित प्रश्न है। अभी तक इन मर्दबांडों के चरण को लेकर, इनकी संस्कृतियों को लेकर पुरातत्ववेत्ता भी एक किसी भी बात पर अभी तक सहमत नहीं हुए हैं। इसलिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो आपके या तो डिलीट होने चाहिए, इनके आधार पर मेरिट तय नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप यहाँ क्लियर हो, कुछ चीजें मान रहे हो, तो आप उस चीज को लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई बात नहीं, अरेटाइन आप लिखते हैं रोमन कला से संबंधित है, पांडुए गेरुए मर्दबांड लिखते आप प्राग ऐतिहासिक काल। और अगर आप यहाँ आरंभिक वैदिक काल नहीं लिखकर सिर्फ ये लिख लेते कि वैदिक काल से पूर्व, तो बिल्कुल बात आपकी क्लियर हो जाती, सही हो जाती। क्योंकि ओसीपी जो है वो आपके गंगा घाटी में मिलते हैं, और ऋग्वैदिक आर्य गंगा घाटी में नहीं गए थे। हम सब मानते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश में थे, तो फिर वहाँ वो मर्दबांड वैदिक आर्यों से, ऋग्वैदिक आर्यों से संबंधित कैसे हो गई? तो ये चीज जो थी वो विचारणीय थी। फिर अशोक के अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो अशोक का जो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि अधिकांश ब्राह्मी में है, कुछ खरोष्टी में है, कुछ यूनानी और अरेमाइक में है, और फिरोज को 2 मिले थे, 3 नहीं मिले थे। तो यही आपके असत्य है। हिंद यूनानी शासकों ने द्विभाषी व द्विलिपि में लेख वाली मुद्राएं जारी की, असत्य कथन अपने को ढूंढना है। तो उनकी जो आपकी मुद्राएं हैं वो दोनों लिपियों में मिलती है। कुछ हिंद यूनानी शासकों द्वारा संयुक्त रूप से जारी मुद्राएं संयुक्त शासन का परिचायक है। बिल्कुल, कहीं पे पश्चिमोत्तर भारत में ऐसी मुद्राएं मिली है जो उनकी संयुक्त शासन प्रणाली का संकेत देती है। स्ट्रेटो, जिनको हम बोलते क्षत्रप प्रणाली कहते थे, मुद्राएं शासकों द्वारा जारी की जाती थी। अन्य प्रतिष्ठान अथवा अभिकरण, नगर प्रशासन, श्रेणियां अपनी मुद्राएं जारी नहीं करते थे। अब ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। वैशाली, बसाड़ ऐसी जगह है जहाँ पे कई श्रेणियों की मुद्राएं बड़े पैमाने पर हमें मिलती है। तो श्रेणियां जो है वो मुद्राएं जारी करती थी। तो यही आपका असत्य है। नगरों के नाम, उज्जैनी माध्यमिक वाली मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, यहाँ पर भी ऐसी मुद्राएं जारी होती थी। तो ये भी सही है। तो इसका जो आपके आंसर है वो ये गलत है, असत्य कथन जो है वो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियानों के समय साथ भारत में आया था? तो इसमें आपके नियाकर्स जो था वो साथ में आया था। स्ट्रेबो, एरियन ये तो कभी भारत आए ही नहीं थे आपके, डायोडोरस वगैरह। नियाकर्स जो था वो साथ में भारत आया था। प्लिनी जो है कहा जाता है कि वो भी भारत नहीं आए थे आपके। और एक पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी जो अज्ञात नाविक है जिसने बुक लिखी, वो जरूर भारत आया था, उसका उल्लेख मिलता है आपके। राजपूत काल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
सामंतवाद का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि नहीं हुई क्योंकि युद्ध होने लगे, संघर्ष होने लगे, इस वजह से व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई। कुछ व्यापार का उल्लेख मिलता है, जैसे पेहो का अभिलेख है, घोड़ों के व्यापार की जानकारी, तो वो बहुत सीमित मात्रा में मिलते हैं आपके। मुद्रा का प्रचलन लगभग समाप्त हो गया, जो कौड़ियाँ थी, गद्दैया, ऐसे सिक्के मिलते हैं हम जो बाद में देखते हैं, द्रम वगैरह। और विदेशी व्यापार में भी क्या आई, कमी आई। तो इसमें जो है वो आपके ये वाला जो कथन है वो सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। 3 पिटारे जिसमें वो आपकी उनकी शिक्षाओं को संकलित करके रखा गया था, इसलिए वो पिटक कहलाते हैं आपके। अभिधम पिटक मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सुत्त पिटक में, सुत्त में जो बुद्ध के उपदेश मिलते हैं उनकी दार्शनिक जो व्याख्या वो अभिधम पिटक में मिलती है, तो ये भी सही है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में दार्शनिक अवधारणा, विनय नहीं होके ये अभिधम है। विनय में तो भिक्षु भिक्षुणियों के नियम वगैरह की जानकारी मिलती है। सुत्त पिटक के 5 निकाय बिल्कुल है, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय आपके, तो खुद्दक निकाय, 5 निकायों में जो बंटा हुआ वो आपके हो गया सुत्त पिटक। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर गलत है वो आपके ये है, तीसरा। इसी तरह एक क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों में सम्मिलित है धर्मसूत्र। धर्मशास्त्र जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में लिखे गए थे आपके, बाद में उसमें स्मृतियां भी शामिल की गई, फिर उन पे टीकाएं भी शामिल की गई और निबंध ग्रंथ भी शामिल किए गए। तो इसमें चारों चीजें हैं वो आपके सही है। फिर अपना एक क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप सभी पढ़ते आए हो। जैनों का एक ही ग्रंथ भगवती सूत्र है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्धों में आपके अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में सबसे प्रमाणित जो सूची है वो आप सभी जानते हो अंगुत्तर निकाय की है। फिर महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है आपके, लेकिन उसमें कुछ जो महाजनपद है वो आपके अलग है, उनका 16 अंगुत्तर निकाय वाले उसमें से 2 अलग महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। फिर इसी तरह आपके एक जो चुल निदेश है बौद्धों का ग्रंथ, उसमें भी आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये आरएस प्री में भी एक क्वेश्चन आपके आ चुका है, आप देखो पिछले सालों के पेपर, उसमें आपको पता चलेगा। तो अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और चोल निदेश, इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जनवत्सव सुत्त में 12 का मिलता है और शिल्पादिक्राम जो दक्षिण भारत में संगम साहित्य के समय लिखा गया उसमें 3 का उल्लेख होता है। इसी तरह पतंजलि के महाभाष्य में लगभग 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है, वो महाजनपद नहीं होके आपके जनपद है। तो इस तरह की चीज यहाँ ध्यान रखनी है आपके। फिर निम्नलिखित में से फाहियान, हेनसांग और इतिसिंह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें ढूंढना है यहाँ, कि इन तीनों ने अपने संस्मरण लिखे जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तो तीनों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। जो फाहियान ने अपना संस्मरण लिखा फूको की, उसका ब्याल, जेम्स लोगे और गाइल्स ने जो है वो आपकी अंग्रेजी में अनुवाद किया। ब्याल थे एक, तो एक आपके जेम्स लेगे थे और एक आपके गाइल्स जिन्होंने वो आर्यों का हंगरी माना था मूल निवास स्थान वो लोग। तो इन्होंने जो है फाहियान के संस्करण का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। जो हेनसांग था CU की लिखी और उसका जो अनुवाद है वो S बील ने किया। आपके हेनसांग ने जो पुस्तक लिखी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया S बील ने। और जो इत्सिंग था जिसका बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन जो है वो आपके अनुवाद तक्कुम ने किया था या तक्कुम ने किया था। तो इस तरह से हम तक्कुम या तक्कुस जो है वो आपके, तो इस तरह से तीनों के जो है वो अनुवाद अंग्रेजी में हुए आपके, यानी ब्याल, जेम्स लेगे और गाइल्स ने तो अनुवाद किया फाहियान की फूको की का, CU की का S बील ने किया और इत्सिंग के वृत्तांत का तक्कुस ने जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद किया। तीनों ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और यहाँ की भाषाएं सीखी, बिल्कुल सीखी थी। जो इत्सिंग था उसने ताम्र लिपि में भाषाएं सीखी, हेनसांग ने नालंदा में सीखी, फाहियान ने सीखी। तो तीनों ने आपके भारत में भाषाएं सीखी। तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया। फाहियान सिर्फ मध्य देश में गया। मध्य देश का मतलब था जो पंजाब से लेकर बंगाल तक फैला हुआ, जहाँ का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा था, तो उसने नाम नहीं लिखा, मध्य देश का राजा कहा। पहले मध्य देश की भी परिभाषा अलग है। उत्तर वैदिक काल में जो गंगा यमुना दोआब है उसको मध्य देश कहा जाता था, और बाद में मौर्य उत्तर काल में जो मध्य देश नाम है वो आपके आया बहालिक प्रदेश, यानी पंजाब से लेकर और बंगाल तक वाले पूरे भाग को कहा गया मध्य देश। और
तो तीनों ने भ्रमण किया ऐसा नहीं है, इत्सिंग ने बहुत कम भ्रमण किया, हेनसांग अकेला था जो कांची, महाराष्ट्र या मोला चोवा पूरे भारत में लगभग जिसने भ्रमण किया था। तो यहाँ पे ये वाला जो कथन है वो सही नहीं है, आपके असत्य कथन यही है। हाँ, फाहियान और इत्सिंग जिन राज्यों में गए शासकों का उल्लेख नहीं किया, मैंने कहा फाहियान ने उल्लेख नहीं किया, इत्सिंग ने भी नहीं किया, और हेनसांग ने हर्षवर्धन के गुणगान प्रशंसा की है आपकी। फिर एक क्वेश्चन ऐसा और है जो आरपीएससी ने गलत माना है, जिसको हम देख सकते हैं कि वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन पहचानिए। तो इसमें जो उन्होंने क्वेश्चन का आंसर ये सही माना है कि वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण है, या ये जो भी माना है, लेकिन इस हिसाब से देखे तो आप देख सकते हो, या ये चौथा माना मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें चारों ही सही है। आप कैसे है कि वैदिक मंत्र विविध देवों की स्तुति का गान करते हैं और विश्व देवा के रूप में संयुक्त रूप से करते हैं, बिल्कुल सही है। विश्व देवा या संयुक्त रूप से आप जैसे मित्र वरुण ऐसे नाम पढ़ते हो संयुक्त रूप से, तो वो मिलते हैं आपके। वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण है, बिल्कुल। आप देखो, मैं आपको इस बुक में बताता हूँ एकेश्वरवाद का प्रादुर्भाव, और आप देखो कि आर्यों ने इनके ऊपर एक परम तत्व की प्रतिष्ठा जिसमें हिरण्यगर्भ, प्रजापति तथा विश्वकर्मा नामों की संज्ञा दी है, एकेश्वरवाद की यही पराकाष्ठा मानी जाती है। तो विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति किसको बताती है? एकेश्वरवाद को बताती है। फिर सत्य एक और ऋषि उसे विविध नामों से जानते हैं, बिल्कुल। तत्कालीन ऋषि ने कहा था सत्य एक ही है, विद्वान उसे अग्नि, यम, मातृस्वा आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं, तो ये भी आपके सही हो गया। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते हैं, देवताओं का मानवीकरण। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों को स्वराज्य मानकर पूजा की जाती थी। यह दृष्टिकोण व्यवहारिक व उपयोगितावादी भी था, और इनकी आराध्य देवों के रूप में उपासना करते हुए आर्य निष्कर्ष पर पहुंच गए कि नारी पुरुष के युग्म से ही संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ है। आर्यों ने इस प्रकार की धारणा पनप जाने के उपरांत देवी शक्तियों का मानवीकरण आरंभ हुआ। तो ये सही है आपके, देवी शक्तियों का जो प्राकृतिक शक्तियां थी उनको देवीय शक्तियां मानकर उनका मानवीकरण किया गया। तो चारों जो है इन सबूतों के साथ आपके सही है, और ये कोई गाइड बुक के पन्ने नहीं है, न ही किसी कोचिंग के नोट्स है, आपके ऑथेंटिक बुक्स है जिनमें से ये आपके ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। तो देवताओं का मानवीकरण, ऋग्वैदिक आर्यों ने अपने आराध्य देवताओं का मानवीकरण तो कर दिया, पर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ। तो मानवीकरण की प्रक्रिया तो उन्होंने कर दी, और प्रतीत होता है यही बात इसमें लिखी गई है। फिर हमारा क्वेश्चन है अगला जो है, चित्रकला और मूर्ति कला पर महाकवियों का प्रभाव गुप्त काल से दिखाई देने लगता है। महाकाव्यों का, ये महाकाव्य है, निम्नलिखित में से किस पर रामायण के विषयों का अंकन नहीं हुआ है? तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो रज्मनामा वो महाभारत का फारसी में अनुवाद था, तो इसी पर ही नहीं हुआ है, तो बाकी सोचने की जरूरत नहीं है आपके। देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर के चबूतरे पर रामायण की कथा मिलती है। पतडकल के विरूपाक्ष मंदिर पर भी उत्कीर्ण मूर्तियों में रामायण की जो मूर्तियां वो उनका अंकन हुआ आपके। और एलोरा का कैलाश मंदिर जहाँ पर रामायण के जो दृश्य वो मिलते हैं आपके, रावण की खाई है वहाँ, तो मुख्य जो जगह है वहीं जो ये मंदिर मिलता है आपके। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें यही आंसर जो सही नहीं है। किसकी विषय वस्तु महाभारत से ली गई है? अब ऐसा क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स में भी आया था कि किसमें महाभारत की विषय वस्तु मिलती है आपके। तो देखो उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, 12वीं की जो कीर्ता अर्जुनियम है, जिसमें किरीट यानी शिव और अर्जुन का मल युद्ध दिखाया गया है, जो अर्जुन आपके हथियार लाने के लिए गया था शिव के पास, तो वो चीज 12वीं के कीर्ता अर्जुनियम में है। कुमारदास जो थे, इन्होंने जानकी हरण लिखी, और जो कि रामायण का कथानक है, न कि महाभारत का। तो इसमें आपके कुमारदास वाला जो भाग है वो आपके गलत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। माघ ने शिशुपाल वध लिखा, जिसमें शिशुपाल की हत्या श्री कृष्ण जी के द्वारा है, और ये भी आपके महाभारत का कथानक है। और क्षेमेंद्र ने जो है आपके भारत मंजरी लिखी, एक इनकी खूब सारी इनकी पुस्तक है जिसमें से एक है भारत मंजरी, और इस भारत मंजरी में उन्होंने जो भीष्म पर्व है उस पर पूरी की पूरी चीज लिखी है, तो वो भी आपके क्या होगी? महाभारत की होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि महाभारत का कथानक किसमें मिलता है आपके।
फिर हमारा एक क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य 4वीं सदी ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो मैंने कहा मध्य एशिया में आपके जो पामीर का पठार है वहां से नदियां निकलती थी, और जो नदी थी आपके मुख्यतः खोतान नदी थी, और उस खोतान जो नदी थी उसके उत्तर वाले भाग में एक मतलब पामीर नदी थी, और पामीर नदी के जो उत्तर वाला भाग है वहां पे आपके कूची राज्य था, और दक्षिण में जो है आपके खोतान राज्य था। तो उत्तर वाला भाग कूची था कुमार जीवा वाला, और दक्षिणी भाग जो था वो आपके खोतान राज्य था। तो यहाँ पे दक्षिण भाग में जो खोतान था वो आपकी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था आपके। फिर आता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था। अब इसमें एक तो आपके इंडोनेशिया जावा वाले हैं और एक आपके चंपा वाले हैं, तो इन वंशों का क्रम में बताना था, और बिल्कुल माइनर अंतर था इसमें, बहुत ही ये ऐसा आपके खूंखार प्रश्न था। तो पांडुरंग दिया हुआ आपके, तो एक हुआ पांडुरंग, मातरम, भृगु और श्री विजय। तो इसमें सबसे पहले जो था आपके श्री विजय साम्राज्य आया, उसके बाद पांडुरंग आया, फिर मातरम आया, और फिर आपके भृगु वंश आया। तो सबसे पहले इसमें अगर पूछा है तो श्री विजय शैलेंद्र साम्राज्य ही आंसर सही है, और वही आरपीएससी ने सही माना। अगर इन चारों का क्रम पूछे तो भी आप लोग ये ध्यान रखना कि सबसे पहले श्री विजय, फिर पांडुरंग, फिर मातरम और फिर भृगु वंश। मातरम और भृगु वंश जो थे वो आपके चंपा के थे, वियतनाम के थे, और वो आपके इंडोनेशिया के जावा के थे, श्री विजय और पांडुरंग आपके। फिर आपके चरित साहित्य और उनके लेखकों की युग में कौन सा युग सुमेलित नहीं है। अब इसमें से चरित साहित्य जो शासकों के बारे में लिखा उसमें से कौन सा युग में वो आपके सुमेलित नहीं है, वो पुस्तक अपने को अलग करनी है। तो वाकपति राज ने गौड़बोह लिखी थी, विलन ने विक्रमादेव चरित लिखी थी, भोज प्रबंध जो थी वो पद्म गुप्त ने नहीं लिखा, आपके वल्लाल ने लिखी थी। तो वल्लाल ने भोज प्रबंध लिखी थी, पद्म गुप्त ने तो आपके कौन सी लिखी थी आप लोग बताओ। परिमल पद्म गुप्त नवसाहक चरित जो लिखी थी, जो परमारों के बारे में, मुंज और धारावर्ष, और कुमारपाल चरित थी वो जयसिंह ने लिखी थी आपके। कुमारपाल के बारे में जो जयसिंह सिद्धराज का उत्तराधिकारी था चालुक्य गुजरात का, उसके बाद जयसिंह सूरी ने लिखी। तो इस तरह से ये आपके देख सकते हैं। किस प्रतिहार शासक ने आदिवारा की उपाधि धारण की। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी पढ़ते हो। आदिवारा जो है बोरा आदिवारा वो आपके भोज था, प्रभास और आदिवारा मिहिर भोज जो थे वो थे गुर्जर प्रतिहार। 4 अंतिम तीर्थंकर और उनके चिन्हों को सुमेलित करो। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे पार्श्वनाथ उनका सर्प था तो ये सुमेलित नहीं है, लेकिन ऐसे जो प्रश्न आते हैं तीर्थंकरों के प्रतीक के बारे में, तो आप शुरू के जो 5 तीर्थंकर है उनके बारे में ध्यान रखो, और लास्ट वाले जो 5 तीर्थंकर है उनके बारे में ध्यान रखो। तो 10 के कम से कम 24 में से आपको पता होना चाहिए, तो आपका ये जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा। महावीर का सिंह था वो अपन देखते हैं, पढ़ते आए हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में यूनानी शासक एंटिओकलिडस का राजदूत हेलियोडोरस जो है, तो आप सब पढ़ते आए हो कि 9वां शासक था शुंग वंश का भागभद्र, और उसके दरबार में हेलियोडोरस आया था जो एंटिओकलिडस का राजदूत था, जो कि इंडो ग्रीक शासक थे आपके तक्षशिला के। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो भागभद्र जिसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, और भागवत धर्म का पहला जो स्तंभ है वो आपके गरुड़ स्तंभ है। पहले शिलालेख घोसुंडी वगैरह, लेकिन पहला स्तंभ अगर पूछे तो आपके कौन सा होगा, बेसनगर होगा। तो विदिशा जो है बेसनगर मध्य प्रदेश में आपके। कौन सा वाक्य शकों के विषय में सही कथन नहीं है। शक जो थे उनके बारे में, शकों ने युइची जाति के बढ़ते दबाव के कारण बैक्टीरिया जिसको बल्क कहते थे मध्य एशिया में पर आक्रमण किया। तो युइची यानी जो कुषाण थे वो पीछे आ रहे थे, तो शकों को वहां से भागना पड़ा और उन्होंने बैक्टीरिया पर अटैक किया। बिल्कुल सही कथन है। बैक्टीरिया से आगे बढ़ते हुए वो ईरान पर पार्थियन जो थे पहलव जिनको कहा जाता था, जैसे गोंडोन फर्निस वगैरह जो थे उन पर आक्रमण किया, और फिर भारत में जो यूनानी थे उन पर आक्रमण किया, क्योंकि यूनानी पहले आए थे तो उन पर अटैक किया। प्रथम सदी ईसा पूर्व के मध्य तक शक मथुरा तक पहुंच चुके थे। महाराज मोग जो है उनके सिक्के मिलते हैं, जो आपके पहला शासक शकों का मथुरा में माना जाता है। तो यहाँ पे वो लोग आ चुके थे।
भारत में उन्होंने मुद्राओं पर यूनानी और प्राकृत में लेख का चयन बंद कर दिया। तो यही गलत है, क्योंकि उनकी मुद्राओं पर यूनानी और प्राकृत में लेख मिलते हैं। तो अपना ये जो क्वेश्चन है इसका चौथा ही है, वो ही गलत है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नासिक की कारले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? तो सातवाहन, कारमदकों के नहीं थी, चस्टन वगैरह जो ऊपर थे थोड़े से मध्य भारत में। और नासिक और उधर जो आपके महाराष्ट्र वाला जो भाग था वो आपके किसके कब्जे में था? सातवाहनों के कब्जे में था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में किस शासक का महत्वपूर्ण योगदान है? तो धर्मपाल ने स्थापित किया था, लेकिन देवपाल ने इसमें गांव दान दिए थे, इसके कारण उसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसी तरह अपना ये क्वेश्चन है कि कौन सा कथन वराहमिहिर के पैतामह सिद्धांत के विषय में असत्य है? जो वराहमिहिर थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे, और उन्होंने पंच सिद्धांतिका आपको पता है तो लिखी थी, जिसमें ज्योतिष के 5 सिद्धांत थे, रोमक और पोलिस यूनानी थे, बाकी भारतीय थे 3। उसमें सूर्य सिद्धांत, वशिष्ठ, पैतामह, रोमक और पोलिस, ये 5 सिद्धांत थे। इनका बेटा था पृथुयश, उन्होंने ये पुस्तक पूरी की थी, ऐसा माना जाता है आपके। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो असत्य है, वो हमें देखना है कि यह सिद्धांत पंच सिद्धांतिका के 500 सिद्धांतों में सर्वाधिक परिशुद्ध व अचूक है। खुद वराहमिहिर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सबसे परिशुद्ध उन्होंने कौन से सिद्धांत को माना 500 में से? सूर्य सिद्धांत को। तो पहला यही गलत हो गया आपके। कौन सा असत्य? तो फर्स्ट ही असत्य हुआ। ये 5 संदों में अभी बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। पहले संद में सभी खगोलीय अक्षर सम्मिलित है, चंद्रमास व तिथियों गणना वेदांग ज्योतिष की तरह की गई। तो उन्होंने खुद ने कहा कि जो सूर्य सिद्धांत है वो सबसे प्रमाणित है। हालांकि उन्होंने बाद में ये स्वीकार किया कि ये इतने सटीक, इतने प्रमाणित नहीं है 500 ही सिद्धांत, लेकिन सूर्य सिद्धांत को उन्होंने सबसे प्रमाणित माना 500 में। तो ये है। रोमक और पोलिस विदेशियों से लिए गए थे। वराहमिहिर ने कहा कि मलेच्छ, विदेशियों को मलेच्छ कहा जाता था। बोले इनका सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो ज्योतिष या खगोल शास्त्र, मतलब खगोल शास्त्र है सबसे बड़ा अगर योगदान है भारत में, तो वो उन्होंने वो चीजें इनसे ली, ज्योतिष और खगोल शास्त्र की। और रोमक और पोलिस सिद्धांत जो है वो उन्होंने यूनानियों से ग्रहण किए आपके। फिर आपके कुछ सुमेलित करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। वैशेषिक आपके ऋषि कणाद हो गए, वेदांत हो गए आपके वादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, योग सूत्र पतंजलि का। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ठीक लगता है कभी कभी बीच में। फिर आपके है कि भारतीय इतिहास के पूर्व मध्य काल में राज्य द्वारा भूदान एक सामान्य बात थी। भूदान यानी भूमि अनुदान, जो सातवाहनों के समय शुरू हुआ। कहते हैं कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था उसके समय ये चीजें शुरू हुई मानी जाती है। उसने अजकाल किया है, और कर्णिक ये जो कुछ गांव थे वो आपके दान दिए थे सबसे पहले। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूदानों के प्रभाव को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं करता? अब इसमें यह देखना है कि कौन सा कथन जो है भूमि अनुदानों के बारे में सही नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं, भूदानों के परिणाम स्वरूप कृषि का विस्तार हुआ। भूमि जो अनुदान थे वो जैसे बाद में हर्ष के समय तो अधिकारियों को भी दिए गए थे, गुप्तों के समय प्राइवेट लोगों को या जो सेवा करते थे ब्राह्मण वगैरह, ऐसे ब्रह्मदेय अग्रहार देने शुरू किए गए थे। तो ये जो भूमि अनुदान थे राजाओं को दिए गए, बाद में सैनिक अधिकारियों को भी हर्ष के समय दिया गया, जिनको जीवक कहते थे, मतलब जीवित कहते थे ऐसे भूखंडों को, जो सैनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाता था। तो ये जो भूमि अनुदान थे इसमें क्या होता था कि जैसे जंगल वाला भाग है तो वहां पे दिया जाता था, जिससे कृषि क्षेत्र का विस्तार होता था, क्योंकि वो भूमि जो अनुदान ग्रहीता होता था अब उसको अपना जो गुजारा भत्ता था वो उसी जमीन से ही करना होता था, तो वो वहां पे कृषि का विस्तार करता था। फिर वहां पे जितने भी लोग रहते थे उनको आर्यकरण करता था और उनको शूद्र वर्ण में शामिल कर देते थे। तो एक तो हुआ कि कृषि का विस्तार हुआ, अधिकतर ब्राह्मणों को देने से ब्राह्मण वर्ग का प्रभाव बढ़ गया, और भूदानों के कारण जातियों का विस्तार हुआ, क्योंकि ये जो जनजातियां थी उनको अस्पृश्य या निचली जातियों में शामिल किया गया। तमिलनाडु के ब्रह्मदेव अग्रवाल के क्षेत्र और वे सभा ग्रामों के भाग थे। उल्टा था, ब्रह्मदेव जो थे वो सभा के थे और अग्रहार थे वो उर के थे। तो हालांकि वहां पे भी मिलते हैं ये अग्रहार, लेकिन ये उल्टा था। ब्रह्मदेव सभा वाले भागों में दिए जाते थे और उर वालों में जो है अग्रहार, अग्रहार जो थे वो आपके जैसे शिक्षा संस्थान है ब्राह्मण उसको दिया जाता था, ब्रह्मदेव पर्टिकुलर ब्राह्मणों को जो है वो आपके दिए जाते थे। पुलकेशिन जो प्रथम है उसके विषय में कौन सा कथन है वो आपके गलत है। वह चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था।
जो चालुक्य वंश का पहला स्वतंत्र वास्तविक संस्थापक जो है पुलकेशिन प्रथम माना जाता है आपके। उसने अश्वमेध, अग्निष्टोम, अन्य स्रोत यज्ञ कराए थे, उसमें वाजपेयी भी शामिल था। पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ इसकी उपाधियां थी। ययाति और इनसे इसकी तुलना की गई है, दादीची से और ऐसे शासकों से, पुराने दानी शासक उनसे तुलना की गई है। अनेक विजयों का श्रेय दिया गया नहीं, उसने सिर्फ बादामी के आसपास के जो कुछ दुर्ग थे उनको जीता था, बाकी क्षेत्रों पर उसने अधिकार नहीं किया था। तो अनेक विजयों का श्रेय उसको नहीं दिया जाता। अपने बादामी अभिलेख में उल्लेख किया कि उसने वातापी के दुर्ग की नींव रखी थी। बादामी को ही वातापी कहा जाता है और उस दुर्ग की नींव रखी इसी में मिलता है, तो ये भी सही है आपके। इसी तरह सिंह विष्णु के बारे में है कथन कि कौन सा कथन महान पल्लव शासक सिंह विष्णु के विषय में सही सूचना देता है। उसके आगमन के साथ ही महान पल्लव युग का आरंभ हुआ। जो महान पल्लव थे इस युग के, वो आपके सिंह विष्णु जो है वो इसका संस्थापक माना जाता है। इस बाद वाले चरण के पहले यूं तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में विष्णु गोप का भी उल्लेख मिलता है, जो कांची का शासक था, पल्लव था। लेकिन यहाँ पे जो वंश आया जिसमें ये प्रतापी शासक हुए, नरसिंह वर्मन प्रथम, द्वितीय जैसे शासक थे, वो आपके सिंह विष्णु से शुरू होता। महेंद्र वर्मन इसी का ही बेटा था। उसे चोल मंडल की विजय का श्रेय दिया जाता। बिल्कुल हर पुस्तक में मिलता है, केसी श्रीवास्तव में भी चोल मंडल को इसी ने जीता था। वह कीर्त अर्जुनियम के लेखक भारवी का संरक्षक था। बिल्कुल था, भारवी को संरक्षण इसी ने दिया। दंडी को नरसिंह वर्मन प्रथम ने दिया और भारवी को इसी ने दिया। हाँ, अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि मत विलास प्रहसन में उसका प्रशस्ति गान हुआ। ये आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता, जितनी भी पुस्तकें हैं। इस पुस्तक के लिए आपको मैंने जो ढूंढी थी पुस्तक वो थी, उन्हीं जो थे आपके केरला के हैं, इन्होंने मत विलास प्रहसन का अंग्रेजी में अनुवाद किया है और इन्होंने लिखा है, जो मत विलास प्रहसन है जो महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखी थी, भगवद्गीता का भी लेखक उसी को माना जाता है, हालांकि कुछ लोग दूसरे को मानते हैं। जो मत विलास प्रहसन में महेंद्र वर्मन प्रथम ने कापालिकों का जो मजाक उड़ाया है वो है, लेकिन उससे पहले जो बात लाइनें हैं उसमें सिंह विष्णु के बारे में उल्लेख हुआ है। और उसमें जो उन्हीं का जो अनुवाद है, जिन्होंने इसका अनुवाद किया मत विलास प्रहसन का अंग्रेजी में, इसमें उन्होंने उसको कहा है कि इंद्र व कुबेर के समकक्ष था। यानी मत विलास प्रहसन में महेंद्र वर्मन ने किसके समकक्ष माना है? इंद्र व कुबेर के समकक्ष माना है सिंह विष्णु को, पहला। दूसरा कि सिंह विष्णु जो है वो आपके पूरे पल्लव वंश के भार को धारण करता है, ये बात उसी में मिलती है। अभिलेखों में हम बात करते तो कसाकुडी और वेलूर पालियम के जो लेख है उसमें सिंह विष्णु की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ पे उन्हीं का जो अनुवाद है जिसमें उसको इंद्र व कुबेर के समकक्ष माना गया है, पूरा उन्होंने मत विलास प्रहसन का है अनुवाद किया, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु, एक कापालिक, उनके बारे में चर्चा मिलती है, वार्तालाप मिलता है आपके, और एक शैव संत होता है उसके बारे में, क्योंकि महेंद्र वर्मन जो था वो शैव भक्त था आपके, इसलिए उसने महेंद्र वर्मन जो था वो आपके, उसने शैव के जो कापालिक संप्रदाय है उसका एक तरह से मजाक उड़ाया। तो इसमें एक बौद्धों का जो भिक्षु होता है वो उससे वार्तालाप करता है, उसके बारे में पूरा उल्लेख इसमें मिलता है आपके। तो ये हम देख सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि पल्लव वास्तुकला के विषय में कौन सा कथन सही है? कि पल्लव वास्तुकला के अवशेष मामल्लपुरम, जिसको हम महाबलीपुरम कहते हैं, वहां से प्राप्त हुए हैं। पल्लव वास्तुकला के अवशेषों में गुहा मंदिर मिलते हैं, एकाश्म मंदिर मिलते हैं और संरचनात्मक। महेंद्र वर्मन के समय मंडप और गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ। एकाश्म मंदिर जो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय बने, जिनको हम रथ मंदिर वगैरह कहते हैं आपके, नरसिंह वर्मन। और संरचनात्मक जो मंदिर है वो आपके शौर मंदिर और राज सिंह शैली का कांची का कैलाश मंदिर जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय बने, जिसमें शौर मंदिर पहला संरचनात्मक मंदिर माना जाता है आपके। पल्लव मंदिर अजंता व एलोरा के मंदिर की तुलना में छोटे व कम जटिल है, तो बिल्कुल छोटे और कम जटिल मिलते हैं, तो यहाँ पर भी सही बात है। चौथा जो कथन है, पल्लव कालीन 9 रथ मंदिर मिले, जिनमें से 6 पास पास बने रथ मंदिर पांडव व उनकी पत्नी के। तो पांडवों के 6 नहीं होके 5 है, नकुल सहदेव एक ही मंदिर है, और 8 है, 9 नहीं है, उत्तरी पिडारी और दक्षिण पिडारी। तो आपके कौन कौन से हुए? जैसे गणेश हो गया, द्रौपदी हो गया, युधिष्ठिर हो गया, भीम हो गया, अर्जुन हो गया, नकुल और सहदेव हो गया। तो ये तो हो गए आपके
3, 4, 5 और 6। सातवां जो है आपके उसको आपके वल्लीकुट्टम बोला जाता है, और आठवां है पिडारी, और उसके भी दो भाग, उत्तरी पिडारी और दक्षिणी पिडारी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो मंदिर है, लेकिन पांचों पांडवों के मंदिर नहीं है, एक 6 नहीं होके 5 मंदिर है, वो हमें ध्यान रखना है। तो गणेश मंदिर एक है, द्रौपदी मंदिर एक है, और आपके 4 ये, तो 6 ये हो गए, और आपके 7वां हो गया वल्लीकुट्टम, और 8वां हो गया पिडारी। उस पिडारी के दो भाग है, उत्तरी और दक्षिण, तो वो 9 हो जाते हैं, लेकिन 6 मंदिर जो है वो पांडवों के नहीं होकर 5 मंदिर है वो आपके है। तो इसमें ए, बी और सी जो है वो आपके सही है। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष शीलभद्र कुलपति थे, एनसांग ने उल्लेख किया है, और उनको गुणों की खान बताया उन्होंने। तो वो आपके यहाँ पे चीजें, तो इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह चोलों की वास्तुकला से, तो आप देखो अधिकतर जो क्वेश्चन है कला, स्थापत्य, इकोनॉमिक्स, इन मामलों से ज्यादा पूछे गए हैं। राजनीतिक उपलब्धियों से बहुत ही कम प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है वो इस आधार पर बनानी है अभी भी एग्जाम में, वो चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे आरएस का हो। हर एग्जाम में इतिहास में आजकल इकोनॉमिक, आर्ट एंड कल्चर, सोशल इश्यूज, इन पे ज्यादा पूछते हैं। जो सबल्टन प्रभाव भी हम देख सकते हैं इतिहास लेखन पे, तो उनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। राजा महाराजाओं के गुणगान, यशोगान से आजकल कम पूछते हैं। कौन सा कथन चोल वास्तुकला के विषय में सही है? चोल कला का परमोच्च तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर में देखा जा सकता है। द्रविड़ शैली का सबसे विकसित, सबसे सुंदर जो प्रभाव है वो आपका राज राजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर है। मुख मंडप जो आपके गर्भगृह के सामने होता था, फिर अर्ध मंडप, फिर अंतराल, तो ये आपके हर मंदिर के भाग होते थे। इस तरह से आगे वाला जो भाग है वो इसमें मिलता है। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण राज राजा चोल ने कराया था, राजराज प्रथम ने, और राजेंद्र ने एक वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था जो पूर्ण नहीं हुआ, गंगईकोंड चोलपुरम में। तो इस तरह से चारों बातें इसमें सही मिलती है, और ये भी आपके के.एस. श्रीवास्तव की बुक में भी आपको मिल जाएगा। किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी? तो के.एम. मुंशी ने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। क्लासिकल युग भी कहा जाता है, श्रेणीय युग, आर.सी. मजूमदार वगैरह, इन्होंने एक तरह से उसको क्लासिकल एज माना है, और आपके के.एम. मुंशी ने इसको गोल्डन एज या स्वर्ण युग की आपके संज्ञा दी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही कम जगह मिलता है और अच्छा क्वेश्चन है आपके। अनेक वामपंथी इतिहासकारों ने पूर्व मध्यकाल को राजनीतिक विखंडन व आर्थिक पतन का काल माना है। रामशरण शर्मा, डी.डी. कोशाम्बी, इन सब ने इसको एक तरह से राजनीतिक विखंडन का काल माना है। एडन साउथ हॉल जो थे आपके, उन्होंने सबसे पहले यह विखंडित राज्य की परिकल्पना पेश की। बाद में इनका समर्थन जो है बर्टेन स्टीन ने किया, और बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने भी वही चीजें बताई कि सामंतवाद के कारण एक तरह से विखंडित राज्यों का निर्माण हुआ, जो राजनीतिक एकता के पतन का कारण बना। उन इतिहासकारों के युगों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने इस काल को कृषि के प्रसार के कारण क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय स्तर पर राज्य निर्माण का काल माना। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि छोटे स्तर पर सामंतों ने एक तरह से राज्यों के सामंती राज्यों ने मिलकर एक क्षेत्रीय राज्यों के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो बताने वाले हरमन कुलके का पूरा योगदान है, और बी.डी. चट्टोपाध्याय ने इस चीज के बारे में लिखा है आपके। तो ये आपके कम जगह पे मिलता है, लेकिन आप जब इतिहास लेखन की पुस्तकें पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा। डी.एन. झा ने भी एक तरह से विखंडन की बात को स्वीकार किया है। बी.एन.एस. यादव और आर.एस. शर्मा ने भी विखंडित राज्य की बात कही है, और डी.डी. कोशाम्बी तो है ही इसके प्रवर्तक, विखंडित राज्य को मानने वालों में से एक। तो ये सारे वो मानते हैं, और बी.डी. चट्टोपाध्याय और हरमन कुलके जो है वो एक तरह से एकीकरण की बात कहते हैं आपके। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन राजवंशों के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो लिच्छवियों के साथ तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, कुमार देवी सिक्के मिलते हैं लिच्छवी, दोहित्र समुद्रगुप्त था। वाकाटकों के साथ प्रभावती का विवाह हुआ। नागों के साथ कुबेर नागा से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य खुद ने विवाह किया, और जिसकी बेटी प्रभावती गुप्ता थी। और कदम जो शासक था आपके, जिसमें काकुत्स वर्मन था, कोंतल कर्नाटक में आपके, तो काकुत्स वर्मन के दरबार में कालिदास को भेजा था कुमार गुप्त प्रथम का वैवाहिक प्रस्ताव लेकर।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने बेटे का वैवाहिक प्रस्ताव लेकर कालिदास को भेजा था और क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक औचित्य विचार चर्चा में इसका उल्लेख किया है। और वो विवाह भी हुआ था आपके, तो चारों वंशों के साथ विवाह हुआ था, तो इसमें चारों आपके सही है। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी, पहले जो भारत का नाम जम्बूद्वीप भी मिलता है आपके, और महावंश जो है, दीप वंश और महावंश जो शील अनुस्रोत है, आप श्रुतियां है जो बाद में सुनी सुनाई बातों पे लिखी गई, तो इसमें आपके सकल जम्बूद्वीप का स्वामी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है। लास्ट जो प्राचीन भारत का हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके ये है, सिंपल है कि गुप्त काल की मुद्राओं के विषय में कौन सा कथन सही है आपके। तो गुप्त काल की जो मुद्रा, स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त अभिलेखों में दिनार कहा गया है, तो ये कथन सही है। गुप्त काल में सोने की मुद्राएं दिनार कहलाती थी, चांदी की रुपयक और तांबे की कौड़ियां। गुजरात विजय उपरांत गुप्त शासकों ने स्थानीय विनिमय के लिए बड़ी संख्या में तांबे की मुद्राएं जारी की, तांबे की नहीं की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुजरात जीता तो शक शासकों की चांदी की मुद्राएं जो है वो उन्होंने जारी की। कहा जाता है कि तांबे के सिक्के पहले रामगुप्त ने जारी किए और चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। तो ये आपके कथन जो है वही गलत हो गया। बाकी गुप्त मुद्राओं पर युद्ध और कलाओं के प्रति गुप्त शासकों का अनुराग का चित्रण हुआ है, और गुप्त मुद्राओं में स्वर्ण कुषाण मुद्राओं के स्वर्ण की तुलना में कम शुद्ध है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में कुषाणों ने जारी किए और गुप्तों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन उसमें मिलावट जो है वो मिलती है आपके। तो ये है, ये बातें बाकी सही है, सिर्फ यही कथन जो है वो असत्य है। फिर जो मध्यकाल है वो हम अगली क्लास में इसी तरह डिस्कशन करेंगे। और ये आपको सभी लोगों को देखना चाहिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो या आरएस की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन से आपकी कई चीजें जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है वहां पर भी जाता है इनके डिस्कशन करने से। तो आप इन चीजों को देखते रहना। अगला जो वीडियो मध्यकाल का आएगा, आज प्राचीन काल का था, फिर आधुनिक का आएगा, फिर राजस्थान का आएगा, और लास्ट में सिर्फ हिस्ट्री वालों के लिए जो इतिहास लेखन है उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। हाँ, प्राचीन काल के लिए आपको इतिहास विषय के जो विद्यार्थी है उनको रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत और केसी श्रीवास्तव की प्राचीन भारत की पुस्तक पढ़नी है, इतना काफी है। आपके 50 में से 45 से 46 क्वेश्चन आपके इन किताबों में से सही हो जाएंगे, तो फिर आपको और चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर ढंग से आप ये पुस्तक पढ़ते हो। बाकी किसी चीज को आपकी जरूरत नहीं है, नहीं कंफ्यूज होने की जरूरत है, आपके इतने क्वेश्चन जो है वो इस पुस्तक में से सही हो जाएंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।